हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दापोस लर्निंग। मेरा नाम है अनुराधा और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी की वितान पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 4 भारतीय कलाएं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का MCQ का वीडियो डाला था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय कलाओं से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। साथ ही कोशिश की गई है कि कलाओं और भाषाओं के बीच जो अंतर संबंध है उसकी समझ विद्यार्थियों में बन सके। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इस चैप्टर में कुल 3 ही प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है, लिख कर बताएं। तो उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में भारतीय कलाओं जैसे चित्रकला, संगीत कला इत्यादि का बड़ा ही सुंदर और स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त यह पाठ हमें यह जानकारी देता है कि भारत की विभिन्न कलाएं किस प्रकार से विकसित हुई। कलाकारों के साथ साथ प्रस्तुत पाठ में कई प्रसिद्ध कलाकारों के विषय में भी पढ़ने को मिलता है। कला और भाषा के बीच घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार मनुष्य अपने भावों व विचारों को भाषा द्वारा प्रकट करता है, उसी प्रकार कलाकार भी अपनी कला के माध्यम से अपने विचार व भावों को सभी के समक्ष रखता है। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़िया की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हम भाषा नहीं जानते थे तब भी चित्रकारी थी और यही अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करने का माध्यम थी। भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। वीणा, जल तरंग, रवाब, दोतार या बांसुरी सुनकर हम इस बात को समझ सकते हैं। इन सब में प्रयोग किए जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों को आंख, भौहों या फिर नासिका के माध्यम से ही खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल है। यही कारण है कि हमारे भारत की कलाओं में श्रद्धा रखने वाला आज पूरा विश्व है। इस तरह से पता चलता है बच्चों की कला और भाषा का जो संबंध है वह सदियों से चला आ रहा है। शुरुआती दौर से ही चला आ रहा है। कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में तो कभी संगीत में। यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है और आज भी नए नए तरीकों से लगातार जारी है। तो हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं? तो यहाँ आपको भारतीय संस्कृति और कलाओं के संबंध में चर्चा करनी है। तो चलें शुरू करें। उत्तर, भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में घनिष्ठ संबंध है। भारतीय संस्कृति के विकास में कलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश भारत में न जाने कितने उत्सव त्योहार मनाए जाते हैं। विविधता ही हमारी पहचान है। जिस तरह अलग अलग संस्कृतियों और अलग अलग त्योहार हमारी पहचान है, वैसे ही अलग अलग कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। भारतीय कलाओं को भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं भारतीय संस्कृति के विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। हमारी कलाओं का पर्वों, त्योहारों और फसलों से जुड़े होने के कारण इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है। तो बच्चों, हमारी जो कलाएं हैं वे सभी पर्वों, त्योहारों और फसलों से जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से यह केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है। और यही जो पहलू है प्राचीन परंपराओं की निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है।
तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, और हमारा अंतिम प्रश्न भी है। प्रश्न 3, भारतीय कलाओं का आधार जनजातीय और लोक कलाएं हैं। अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दें। तो इसका उत्तर है, शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इसका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो धीरे धीरे कलाएं व्यक्ति केंद्रित होती चली गईं। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गईं और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती चली गईं। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रहीं। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। प्राचीन शैल चित्रों से प्रारंभ हुई चित्रकारी से गुप्त काल तक आते आते चित्रकला की निपुणता चरम स्थिति पर पहुंच गई। गुरु शिष्य परंपरा ने कलाओं के शास्त्रीय स्वरूप को और भी पुष्ट और अनुशासित बना दिया। अतः मैं इस तर्क से सहमत हूँ कि जनजातीय कलाएं और लोक कलाएं ही शास्त्रीय कलाओं की आधार हैं। आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में गई तो वे कलाकारों को अपनी रुचियों के अनुरूप कलाओं को व्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करते रहते थे। तो यह था इस पाठ का प्रश्न उत्तर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।